हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भी और कुछ नहीं तो आपसे यही पूछ लिया जाए भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताइए। तो कम से कम हमें अगर ये भी पता होगा ना कि भाई ये टाइप्स है, चाहे हमें पूरा डिटेल में ना पता हो तो वहाँ पे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ ये इन्फ्लेशन की टाइप है। भाई कुछ टाइप आपको दे के और कोई एक अलग से कुछ दे दिया जाए और वह उसकी टाइप ना हो, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट से हम करेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे भी इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है। इन केस हमारे क्वेश्चन आए तो फिर हमारे को एक आइडिया लग जाए कि भाई ये आंसर हो सकता है। तो देखिए इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और persistent rise in the general price level and fall in the purchasing value of the money. It means इन्फ्लेशन हम किसको कहेंगे, जब एक लंबे टाइम तक लगातार जो प्राइस है वे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, कि भी आपका लगातार जो प्राइस है वह आपका इंक्रीज होना चाहिए तो ही हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि भी आज हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा इंक्रीज हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर हमारा फिर डिक्रीज हुआ, फिर आगे जाके इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन किसको कहेंगे, जब लगातार हमारा राइज होगा प्राइस लेवल के अंदर और इसी के साथ ही जो परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे कि भाई पहले जैसे 100 रुपये की आती थी 5 चीजें मैं खरीदती थी, लेकिन आज मैं 100 रुपये की सिर्फ 3 चीजें खरीद पा रही हूँ, तो ये क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि जो मेरी परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन है कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस पे है या फिर रेट के बेस पे है। तो हम यहाँ पे एक आइडिया लेंगे कि भाई कौन कौन सी हो सकती है। जैसे फर्स्ट हमारी जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट कंट्रोल की, तो बेसिकली आपकी दो टाइप्स का इन्फ्लेशन है। एक तो है आपका ओपन इन्फ्लेशन और एक आपका सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, यह एक ऐसी सिचुएशन है इन विच नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि भाई जब जो प्राइस है जब राइज होंगे तो जो गवर्नमेंट है ना वो किसी तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेती जो प्राइस राइज हो रहे हैं ना उनको कंट्रोल करने में। मैं लिख देती हूँ नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने में, राइजिंग प्राइस। ठीक है, प्राइस हमारे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट है वो कुछ भी ऐसा कोई स्टेप ही नहीं उठा रही है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये एक ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्राइसेस रहेंगे आर अलाउड टू बी राइज विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल। भी वही बात है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी तरफ से कोई भी कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा और आपके जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली आपकी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। यहाँ पे बेसिकली जो प्राइस इन राइज इन प्राइस होगा वो किसकी वजह से होगा, डिमांड और सप्लाई की कंडीशन के बेस पे होगा और इस वजह से जो गवर्नमेंट है कोई भी स्टेप नहीं लेती। तो आइडिया हो चुका है। अगर आपको अभी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिले ओपन इन्फ्लेशन क्या, तो आपको कम से कम एटलीस्ट थोड़े से ये तो आइडिया हो चुका ना कि भी हाँ यहाँ पे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट कोई भी किसी तरह का स्टेप नहीं उठाती इसमें। और वहाँ पे हो सकता है कि भी आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा लैंग्वेज न देखने को मिले कि भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ना, लेकिन आपको एक आइडिया हो चुका है तो आप अच्छे से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अभी अब 4 ऑप्शन में से एक आइडिया लगा के आप कर सकते हो कि भी हाँ ओपन इन्फ्लेशन है वह कौन सा होगा। नेक्स्ट हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंदर आपका क्या रहेगा, बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन है कि जो प्राइस है ना वो हमारा राइज होगा लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो होंगे उनको चेक किया जाएगा, चेक बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर मीन्स कि भी गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगी भी ऐसे कैसे जो प्राइस है उनको इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, इनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, प्राइस कंट्रोल यहाँ पे बेसिकली किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है, तो आप इससे समझ जाओगे। ओपन इन्फ्लेशन आपको पता है तो भी ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, सेकेंड बेस लिया गया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। तो देखिए पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पर हमारी 3 कैटेगरी है, वार टाइम इन्फ्लेशन,
पोस्ट वार टाइम इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। अगर मैं बात करती हूँ वॉर टाइम इन्फ्लेशन की, तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन मीन्स कि भाई जो वॉर टाइम हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे उनको मीट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसको इंक्रीज कर देती है। और इसी के साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है, जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन रहेगा ना उसको क्या करेगी गवर्नमेंट है ना, उसको खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को पता है कि भाई अभी वार होने वाला, फिर जो आप जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो उसकी सप्लाई है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई वार के टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट है, वो एक ज़्यादा संख्या में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन को खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि जो पीपल्स है उस वार टाइम हमें रिक्वायरमेंट रहेगी रिसोर्सेज की, इस वजह से। और इस वजह से फिर क्या होगा, जो पीपल है, ठीक है, उनके लिए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन बचेगा। गवर्नमेंट ने ज़्यादा खरीद लिया और जो आम पब्लिक है अब उसके लिए जो क्वांटिटी है वह कम बची। अब कम बची तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वे इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि क्या रहता है, अगर हम जो सप्लाई, अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा तो वहाँ पे तो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसलिए इस टाइम पे जो हमारा राइज इन प्राइस होगा तो वो किस वजह से हुआ, वार टाइम की वजह से हुआ, इसलिए इसको बोल दिया वार टाइम इन्फ्लेशन। ठीक है। सेकेंड हमारा पोस्ट वार इन्फ्लेशन। तो पोस्ट वार नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये हमारे बेसिकली क्या हुआ, वो टाइम हमारा खत्म हो चुका है, उसके बाद का जो इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी पोस्ट वार सिचुएशन आ चुकी है, मीन्स जब वार हुआ होगा तो कितना हमारे जो नुकसान हुआ, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट है उसको एक लार्ज अमाउंट स्पेंड करना पड़ता, कहाँ पर, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन पर, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे जो डैमेज हुआ होगा, लाइक ब्रिज है, ये हमारे डैमेज हो चुके हैं, रेलवे लाइन्स हमारी डैमेज हो चुकी है, ठीक है, रेलवे लाइन्स हमारी डैमेज हो चुकी है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये डैमेज हो चुके हैं। डैमेज होने की वजह से अब इनकी रिपेयर वगैरह की जाएगी। इनको रिपेयर करने के लिए अब जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो लोन वगैरह है वो ज़्यादा लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे फिर से क्या सिचुएशन आ जाएगी, जो मनी सप्लाई है वह उसको मनी सप्लाई है, ठीक है, उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। जो प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो हमारा उस प्रोपोर्शन में हमारा इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि भाई वार टाइम के बाद कितने हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना कितना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं फिर जो प्राइस लेवल है वह इंक्रीज हो जाता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हमारा वहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पीस टाइम इन्फ्लेशन। तो जनरली देखा गया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लार्ज रिसोर्सेज चाहिए अपने इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए और अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे डेफिशिट फाइनेंसिंग की हेल्प लेती है। और फिर डेफिशिट फाइनेंसिंग की वजह से बेसिकली क्या रहता है, जो प्राइस है वह तो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। और इसलिए फिर अगर प्राइस इंक्रीज हो गए तो आप सभी को पता ही है कि भाई फिर प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है कि भाई परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएंगे और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से फिर आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। और ये सिचुएशन होती है हमारा पीस टाइम इन्फ्लेशन में। तो ये था हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस, देखिए अगर किसी को ना भी समझ में आए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि भाई आपको अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज बेसिकली यही है कि भाई आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर पेपर में ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए तो फिर 4 ऑप्शन में से आप एक जो राइट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि भाई हाँ इसके अंदर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो टर्म है यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ना भी समझ में आएगा ना तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर से वही बात बोलूंगी कि भाई अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी ऐसे थोड़ी ना ये चैप्टर भी 10-15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इन पे तो पूरा डिटेल में जाएंगे तो कई लेक्चर चाहिए और एक 2 घंटे के लेक्चर चाहिए अगर पूरा डिटेल करना, लेकिन डिटेल में करने का टाइम है नहीं। हाँ, लेकिन अब जब हमारा स्टेट का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग होगा तब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। या आगे हमारे जो भी DSSB KVS का जो भी एग्जाम रहेगा तो अब हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये स्टेट का एग्जाम होगा, हर रोज एक टॉपिक उठाएंगे। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो अगर आप हमारे साथ अपनी ऐसी तैयारी करना चाहते हो तो फिर हम पूरा डिटेल में कर लेंगे। अभी के लिए थोड़ा इतना कर ले कि भी एटलीस्ट हम जो स्टेट है उसको क्वालिफाई कर ले। ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे रेट, जो इन्फ्लेशन की रेट है उस पर डिपेंड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि भाई ये हमारा कौन सा इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे जो टाइप्स गिवन है
तो फर्स्ट है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो नाम से ही आइडिया हो रहा है ना, क्रीप क्रीप के चलना, मीन्स ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो प्राइस हमारा राइज होगा वो वेरी स्लोली होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमारा जैसे रेंग रेंग के चलते हैं ना, इसी तरह से हमारा राइज होगा इन द प्राइस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा, वैसे तो ये जो सिचुएशन है बोलते हैं कि बेनिफिशियल तो नहीं है इकोनॉमी के लिए, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि भी थोड़ा थोड़ा बहुत तो हमारा जो ना राइज इन प्राइस होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली एक जो रेट डिफाइन की गई है ना वो 3% की गई है। अगर जो कुछ इकोनॉमिक्स है उनका मानना है कि भी अगर 3% से हमारा राइज होगा इन प्राइस, 3% राइज इन प्राइस, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट है वॉकिंग। अब ये इससे थोड़ा सा आगे, पहले क्रीप क्रीप के जैसे छोटा बच्चा होता है पहले कैसे चलता है वो, ऐसे बोलते ना कि भैया ऐसे लेट के चलेगा या घुटनों के बल, तो कहीं ना कहीं क्रीपिंग उसको बोलेंगे। अब उसने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। तो व्हेन द प्राइस राइज बिकम इंटेंस एंड क्वांटम ऑफ द इन्फ्लेशन गेन्स मोमेंटम इज कॉल्ड। यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जब इससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा इंक्रीज होगा प्राइस में तो उसको हम कहेंगे क्या, वॉकिंग। तो यहाँ पे जो आपकी एक प्राइस राइज के लिए जो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है वो क्या बोला कि भी ओवर अ डिकेड जब हमारे प्राइस किसके बिटवीन है, बिटवीन 30% टू 40% है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा कौन सा इन्फ्लेशन है, ये हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद रनिंग, ठीक है, या गैलोपिंग। तो मीन से अब जो आपके प्राइस है वो बिल्कुल रैपिड इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, रैपिड इंक्रीज। क्योंकि भाई पहले बच्चा कैसे चला, ऐसे घुटनों के बल चला, लेट लेट के चला, फिर उसने थोड़ा सा वॉकिंग चलना सीख लिया, अब उसने एक तरह से दौड़ना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्राइस होगा वो क्या रहेगा हमारा, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस होगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, इन वेरी, एक बिल्कुल कम ही टाइम में, इन वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, बिल्कुल थोड़े से ही समय में जो हमारा राइज इन प्राइस रहेगा वो काफी तेज होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रनिंग। और यहाँ पे अगर मैं एक लेके चलूँ यहाँ पे परसेंटेज, तो 80% से हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका 100% ओवर अ डिकेड, ठीक है। ओवर अ डिकेड अगर हमारा इतना परसेंट इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं रनिंग या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हम इसको बोलते हैं। और ये इन्फ्लेशन हमारे एक एडवर्स इफेक्ट डालता है मिडिल और पुअर क्लासेस जो रहेगी उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो सेविंग है फिर उसको डिस्करेज ये करता है। तो अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर, अभी नाम से भी आइडिया हो रहा, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब हमारा जो प्राइस राइज होगा एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट। तो यहाँ पे जो प्राइस राइज होगा वो किस रेट से होगा, एट एन अनएक्सपेक्टेड, भाई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड रेट, तो उसको बोलेंगे हम हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इसको ना हम हाइड्रा हेडेड मोनेस्टर इन्फ्लेशन ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर इसको बोलते हैं ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये सबसे भयंकर सिचुएशन है जहाँ पे जो राइज इन प्राइस है वो सबसे ज्यादा रहेगा, तो ये आपको याद रखना। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हम एक रेट लेके चलते हैं उसके बेस पे। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बेस पर हमारा 2 टाइप्स इन्फ्लेशन है, सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर क्या रहेगा, जब हमारा इन्फ्लेशन अफेक्ट्स करता है ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री, जब एक कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को, पार्ट को जब हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको अफेक्ट करेगा तो वह क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टोरल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। इसके अंदर ये, इसमें हमारे क्या होगा बेसिकली, जैसे या किसी एक गुड्स के प्राइस राइज हो रहे हैं या फिर 1 या 2 गुड्स के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे वो क्या हमारा सेक्टोरल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 और 2 गुड्स की हम बात करेंगे, ठीक है, और बाकी का जो हमारे कंट्री के अंदर है और कहीं पे हमारा कोई चेंज नहीं। जैसे हमारे हो सकता है कि भाई जो हमारी पल्सेस है, पेट्रोल है, सिर्फ उन्हीं के जो रेट है, उन्हीं के जो प्राइस है वे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन और जो अदर सेक्टर में हम जाएंगे
वहाँ पे हमारा कोई भी इंक्रीज नहीं है, अदर गुड्स के जो प्राइस है वे हमारे सेम चले हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका सेक्टोरल इन्फ्लेशन। नाम से भी आइडिया हो जाएगा, जब किसी एक सेक्टर की बात करेगी, किसी एक स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे वन और टू गुड्स प्राइस राइज ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ एक या दो गुड्स के ही हमारे राइज होंगे, किसी एक पार्ट को इफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट है इसका बिल्कुल उल्टा, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मीन्स यह किसी एक पार्ट तक ही आपका रिलेटेड नहीं है, या सिर्फ कुछ ही गुड्स का नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री, जब पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर हमारा ये इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो गुड्स है, एंटायर कंट्री, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल गुड्स, जब सभी गुड्स के जो प्राइस है वे आपके राइज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारी थ्री टाइप्स हमारी गिवन है। फर्स्ट हमारा वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन मीन्स जब हमारी एक पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो बार्गेनिंग पावर है ना काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो कई बार वे एम्प्लॉइज के ऊपर, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं अपनी बार्गेनिंग पावर से, तो वे अपनी जो वेज है ना उसको इंक्रीज करा लेते हैं, ठीक है। दे सक्सीड इन गेटिंग देयर वेज इंक्रीज। और अगर वेज हमारी इंक्रीज होगी, अब अगर एम्प्लॉयर को, जो लेबरर है अगर उसको ज्यादा वेज देगा अगर एम्प्लॉयर, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, तो वो वेज को कहाँ से निकालेगा, जो ज्यादा वेज दी गई उसको कहाँ से निकालेगा, जो प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी ना, और इंक्रीज होगी तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो प्राइस है प्राइस को इंक्रीज करेगा, तो प्राइस को इंक्रीज करेगा तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं वेज। देखो जितने भी अभी आपने ये क्लासिफिकेशन किए ना, नाम में ही उनका छिपा हुआ मीनिंग, ठीक है, एक बार नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो क्या करती है, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसमें जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी हाई रख लेती है, प्रॉफिट मार्जिन है जो उसको ज्यादा रख लेगी, ठीक है। अब ज्यादा रख लिया तो कहीं ना कहीं फिर भाई उसको पे कौन करेगा, उसको तो हम लोग ही तो पे करते हैं ना, हम खरीदेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा ना। जैसे भाई 100 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो भाई 20 रुपए रखना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन, तो जो हमारा प्राइस रहेगा वो 120 हो जाएगा। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है कि भाई 100 रुपए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उन्होंने 60 रुपए रख दिया मार्कअप, ये इसको मार्कअप बोलेंगे हम, जो 60 रुपए है, अब जो प्राइस है वो कितना हो गया, 160 हो गया। तो इस वजह से उनका प्रॉफिट उन्होंने ज्यादा रख लिया या मार्कअप उन्होंने ज्यादा कर लिया, तो इस वजह से भी हमारी क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इन्फ्लेशन हमारा होगा। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। तो इस जो ये हमारा डेफिसिट इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी वजह से होगा, जब कई बार गवर्नमेंट में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ना उसकी वजह से हमारा ये वाला जो इन्फ्लेशन है ये हमारा क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वह हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से मनी सप्लाई तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो सप्लाई ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सरकार क्या करेगी, जो मनी सप्लाई है उसको तो वो तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स है वो हमारा इंक्रीज नहीं होता इस रेशियो में। तो वह जब इंक्रीज नहीं होगा तो सप्लाई तो हमारी कम है, अब लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग डिमांड ज्यादा करने लगे, अब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा करेंगे, तो भैया अब उस डिमांड को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं फिर जो प्राइस है उन्हीं को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिर डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टैगफ्लेशन। तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, लास्ट ईयर मेरे कहने का मतलब है कि भी प्रीवियस ईयर आपका 2021, 20, 19, तो यहाँ इनमें से 18, 19, 20, 21 में से स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन हमारी एक ऐसी सिचुएशन है, इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, इसकी अगर मैं बात बताऊं तो इसमें ना हमारा जो प्राइस है ना, प्राइस तो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस हमारा राइज होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन है ना, देखिए पी से मैंने प्राइस कर दिया, प्रोडक्शन में लिख देती हूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना हमारा, प्रोडक्शन हमारा राइज नहीं होगा, नो इंक्रीज, ठीक है, प्रोडक्शन में तो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, और जो हमारा प्राइस है वह हमारा इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ से अगर मैं बात करती हूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हमारा इंक्रीज नहीं है, नो इंक्रीज, ठीक है।
तो इस वजह से देखिए ना तो लोगों के पास काम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, लोगों के पास काम भी नहीं है और प्रोडक्शन भी नहीं, भी काम नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जो प्राइस है वह हमारा इंक्रीज होता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो 1970 के करीब ये सिचुएशन अराइज हुई थी, कहाँ पे, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे 1970 में ये सिचुएशन आई थी। तो यहाँ पे जो कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई प्रोडक्शन भी हमारा गिर रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, प्रोडक्शन भी उनका गिर गया और इसी के साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर एम्प्लॉयमेंट गिर गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया, बात तो एक ही है ना, ठीक है। या तो हम बोल दे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ चुका है या हम बोल दे एम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो चुका, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ गई, हमारा प्रोडक्शन गिर गया, बेरोजगारी बढ़ गई और ड्यू टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, और इस वजह से हमारी डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। लेकिन जो हमारा राइज इन प्राइस था वो हमारा था, उसमें उसके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये सिचुएशन, फिर इस सिचुएशन को क्या नाम दिया गया, स्टैगफ्लेशन, इस सिचुएशन को नाम दिया गया, ठीक है। अब दो टाइप और है हमारी इन्फ्लेशन की टाइप ही है, जिसमें है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो देखिए जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इसको थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं और नहीं तो इनको कई बार टाइप्स में ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये टाइप्स ही है बेसिकली, ये भी आपका। तो देखिए ये हमारा क्या है, अगर मैं बात करती हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ पे ना डिमांड से रिलेटेड बात होगी। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये इन्फ्लेशन किस वजह से राइज होगा, ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड। ये किस वजह से आया, एक्सेस, लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड कर दी, ठीक है, तो उस वजह से हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, डिमांड पुल में क्या होगा, आपकी डिमांड तो आपकी ज्यादा हो गई है लेकिन जो सप्लाई है ना वो आपकी जिस रेट से आपकी डिमांड इंक्रीज हुई ना, उस रेट से जो सप्लाई है ना वह इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। सप्लाई उस रेट से इंक्रीज नहीं हुई जिस रेट से आपकी डिमांड। या फिर इसमें एक केस ये हो सकता है कि भाई जो आपकी डिमांड तो उतनी थी जितनी पहले थी, लेकिन सप्लाई अब डिक्रीज हो चुकी है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप समझ चुके होंगे, दो सिचुएशन मैंने इसके अंदर बताई। एक सिचुएशन क्या बताई कि भाई आपकी डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई आपकी क्या है, सप्लाई वही है, सेम है, ऐसे सप्लाई, तो वो डिमांड पुल है। या फिर हो सकता है कि भाई जो आपकी डिमांड तो सेम है, डिमांड सेम थी लेकिन क्या हुआ, जो सप्लाई है वो कम हो गई, तो इसको बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ना, कॉस्ट पुश, कि यहाँ पे भी कॉस्ट से रिलेटेड ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली हमारा क्या रहेगा, ये हमारी एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पुश के अंदर राइज इन प्राइस, एक तरफ तो हमारा जो प्राइस है ना, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारी आउटपुट है, आउटपुट के अंदर भी डिक्रीज है, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वह भी हमारी डिक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हमारे पास है, ठीक है, बेरोजगारी आ रही है, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो वाली थोड़ी वही सिचुएशन हो गई यहाँ पे स्टैगफ्लेशन वाली, ठीक है। तो इसके उल्टा, हाँ, तो ये बेसिकली कौन सी सिचुएशन कहलाएगी, तो इस वजह से फिर क्या होगा, जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट हमारे ये सिचुएशन कहलाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम करेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना भी याद रखोगे कि भाई अगर ये वाली सिचुएशन है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, अगर ये वाली सिचुएशन है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। तो जो स्टेट का पेपर आपका होगा ना, तो स्टेट में इतना डीपली शायद नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इतना एक थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि भाई अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वहीं तक ये स्टेट के अंदर आ जाता है। जैसे आपको ये सिचुएशन दे दी या फिर ये पूछ लिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, और जस्ट आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए और उनमें से एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये वैसे तो अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक है ये इन्फ्लेशन का भी। तो ये था आज की वीडियो में, हमने जो अपना इन्फ्लेशन है और उसकी जो टाइप्स है उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।